हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रोज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही यही है कि रोज़ पढ़े और आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम टॉपिक क्या करेंगे? संविधान की उद्देशिका, नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके MCQs होंगे ये सभी क्या होंगे? NCERT बेस्ड होंगे। ठीक है, और आपको भी पता है कि NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी हिस्ट्री से। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चाहे वो एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, HSSC हो, SSC हो, ठीक है फ्रेंड्स, CET हो, या फिर आपका रेलवे हो, ग्रुप D हो, बैंकिंग हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऑलमोस्ट टॉप 30 MCQs करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडियन पॉलिटी का हम दो टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो वो हमारा बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो वो वहीं से क्लियर होंगे, जो कि स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शुरू से लेकर सभी वीडियोज़ को फॉलो करें, सभी वीडियोज़ को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, स्टडी विद मुस्कान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइडियल्स एंड फिलोसफीज विच आर एंशेंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हैं पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा, एक सेकंड नीचे देख लेते हैं। देखिए ये हमारे ऑप्शंस हैं, केवल 2 या 3। ठीक है, केवल 3 और 1, 1 2 3 तीनों। ठीक है, या फिर 1 और 2। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 2 और 3, यानी पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये क्या है? आदर्श और दर्शन में इन्हें क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये किस में है? उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं ये दोनों बातें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ठीक है, तो किन कारण से की जा सकती है, मतलब कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यदि वह किसी विदेश राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है। ठीक है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, 1 एंड 2। कब जाकर सस्पेंड की जाएगी सिटीजनशिप किसी एक व्यक्ति की? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हो। ठीक है, और या फिर यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में शामिल पाया जाता हो। ठीक है, तो ये 2 ऐसी कंडीशन रहेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं? मतलब इन के आदर्शों के बारे में और उनके मनोभाव, मतलब क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी भावनाएं थी, उसके बारे में किस में क्या है कि एक तरह से दिखाया गया है या बताया गया है। ठीक है, इन व्हाट आर द सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड, किस में मतलब वो हमें प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में,
या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में इनके मनोभाव और आदर्श हमें दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता यानी दी गई है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 4 to 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शंस। आर्टिकल 6 to 11, आर्टिकल 3 to 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आर्टिकल 5 to 11। इसमें क्या है, सिटीजनशिप के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में, मतलब इसमें भाग पूछा गया है और लास्ट क्वेश्चन में आर्टिकल पूछा गया था। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो ऑप्शन हैं भाग 2 में, 3 में, 4 में या फिर 1 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि भाग 2 में जो है नागरिकता से के जो है प्रावधान वो दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल लूज हिज सिटीजनशिप इफ ही, अगर वो क्या करता है, देखो सरकार की आलोचना करता है। ऑप्शंस देखते हैं बाकी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है या फिर भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एंड 4। स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अगर परित्याग करता है तब भी वह अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन 3 एंड 4 हमारा ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से भारत संविधान के केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो ये ठीक है। यह धर्म के आधार पर भेद का परिच्छेद करता है। ठीक है, ये भी सही है। यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। ये भी राइट है। यह कतिपय धर्म को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किसी भी स्पेशल धर्म को किसी भी तरह की शासकीय प्रतिष्ठा, मतलब उसको अलग से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो हमारा फोर्थ आंसर जो है राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ इज़ द राइट आंसर। केवल जो 4 है वही सही है कि जो कि हमारा संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिटीजनशिप? फर्स्ट ऑप्शन है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। क्या ये नागरिकता है? लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। क्या ये नागरिकता है? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, या फिर ये नागरिकता है? तो इसमें से जो मीनिंग है नागरिकता का वो है ऑप्शन तीनों। ठीक है, तीनों ऑप्शंस सही हैं। नागरिकता का अधिकार यही है, मतलब नागरिकता का जो मीनिंग है वो यही है कि जो संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार रखता हो वो नागरिक कहलाता है। ठीक है, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार कर सकता हो वही नागरिकता है। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार इसमें शामिल हो। ठीक है, तो वही क्या है, नागरिकता है। तो ये तीनों जो हैं राइट आंसर होंगे। आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, 1 2 3 मतलब तीनों इसके पॉइंट क्या है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13th December 1946 which became the basis of the preamble of the Constitution of India। ऑप्शंस देखते हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने प्रपोजल रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेकुलर नेशन। ऑप्शन से हमारे, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राज्य से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, देखने से ही, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐसा धर्मनिरपेक्षता नहीं कहती कि यह धर्म को राज्य से अलग करता है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं, 4th जो है हमारा इसका आंसर होगा कि क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन, एक सेकेंड यहाँ पर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देशों नहीं है, उद्देश्यों है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये कंट्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है उद्देश्यों। ठीक है, एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्या है कि कौन सा उद्देश्य है कि जो संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इसका कोई वर्णन नहीं है, किसमें, उद्देशिका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आर्थिक स्वतंत्रता। 12th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, with reference to the preamble of the Constitution of India, consider the following statements। स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उद्देशिका में क्या दिया हुआ है कि बेरुबारी यूनियन, ये वाद है। ठीक, बाद में 1916 में जब ये बेरुबारी यूनियन आया, ठीक है, उसने क्या है, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। किसमें, उद्देशिका में। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है, उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ये राइट पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। थर्ड देखते हैं, उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और यह सर्वोच्च संप्रभुता धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो है ठीक होगा। ठीक है, मतलब राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, किसमें नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। तो क्या वो आर्टिकल 2, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 3। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सेकंड आर्टिकल। ठीक है, ये हम अभी लास्ट इसी वीडियो में क्वेश्चन क्या है डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट यानी कि आर्टिकल 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंधों, ये बंधुओं नहीं है, उपबंधों के बारे में सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नागरिकता के बारे में क्या सही है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में उपबंध करें। ठीक है, ये क्या है, ये संसद की पावर है। सेकंड पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से अर्जित कर ली हो, ले ली हो, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर, आर्टिकल 5 के बेस्ड ठीक है, भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा या फिर आर्टिकल 6 या आर्टिकल 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, नागरिकता से रिलेटेड है और दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की, संघीय सरकार की। फ्रेंड्स, ये संसदीय और ये संघीय है, संघीय सरकार की या फिर एकात्मक सरकार की। तो ड्यूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि संघीय सरकार से, दोहरी नागरिकता। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो दोहरी नागरिकता है उसका अभिप्राय संघीय सरकार से होता है। ठीक है, जो कि हमने ऑप्शन में मतलब इसका राइट आंसर भी टिक किया है। और क्या है, अमेरिका की जो संघीय सरकार है, अमेरिका की जो संघीय सरकार है, ठीक है, उसमें क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या व्यवस्था है। जबकि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या है, एकल। ठीक है, एकल क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका में क्या है, ड्यूल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एकल, इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन यानी कि 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? अब 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 42वां। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो फ्रेंड्स, जब ये संशोधन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ कि कौन से नए शब्द जोड़े गए थे, वो हमसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976? ऑप्शंस देखते हैं। एक है सत्यनिष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है पंथ निरपेक्ष, थर्ड समाजवादी और फोर्थ बंधुता। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने देखा था क्या, सत्यनिष्ठा। तो ये तीनों वर्ड, सत्यनिष्ठा वर्ड, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो तीनों वर्ड है, ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, इनको ऐड किया था, तीनों वर्ड्स को। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17 क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा है, इसके मतलब क्या है, फीचर्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया? देखते हैं, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। फोर्थ, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो था, यहाँ पर फोर्थ हमारा क्या है, रॉन्ग होगा, मतलब ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था वो कैसी है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये राइट पॉइंट है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी ठीक है, लेकिन यह एक एकीकृत शक्ति का, मतलब एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फोर्थ जो है रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत की नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? ठीक है, कब शामिल की गई? इन विच ईयर वॉज द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 1996, 1992, 2003, 1986। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, कब ये अमेंडमेंट हुआ था, 2003 में। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नागरिकता अधिनियम जो कि 2015 में हुआ, ठीक है, उसमें क्या है, संशोधन हुआ, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया? ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 आपके ऑप्शंस होंगे, जिसमें से 3 तो सही होंगे, मतलब 3 जो है उसमें चेंजेस किए गए, बट एक ऐसा पॉइंट होगा कि जो नहीं हुआ था। ठीक है, तो वही हमें राइट आंसर निकालना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज़ नॉट बीन मेड बाय द 2050 अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समक्ष रखा गया है, ऐसा किया गया। ठीक है, भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा, ये भी राइट है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए
आजीवन वीज़ा के हकदार हैं। ठीक है, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिवासी भारतीय मतलब जो क्या है, भारत के निवासी नहीं है, भारत में निर्वाचन में मत देने के हकदार है, ऐसा नहीं है, उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि, क्यों है वो गणतंत्र? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, क्यों है, रीज़न देखते हैं, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता। ठीक है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट है, ऐसा है, अधिकारों के बारे में बताया गया है। वयस्क मताधिकार का क्या है, एक सेकेंड, उपबंध करता है, ऐसा भी है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के बारे में भी बताया गया है। एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो हमारे तीनों पॉइंट थे, ठीक है, ये हमारे तीनों पॉइंट जो हैं ये राइट हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गणतंत्र से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। गणतंत्र से जो रिलेटेड बात की गई है वो है हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, यानी कि कोई वंशागत तत्व नहीं रखता। ठीक है, और यही क्या है, गणतंत्र की मतलब क्या है, एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का जो संविधान है वो गणतंत्र है क्योंकि यह कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ठीक है, विच इज द competent body of determine the conditions for obtaining citizenship। ठीक है, तो संसद करती है ऐसा, राष्ट्रपति करते हैं, संसद और विधानसभा करती है, या फिर चुनाव आयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमारी संसद से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं उनको कौन निर्धारित करता है, हमारी संसद निर्धारित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा हमें किस में बताया गया है, आर्टिकल 11 में। ठीक है, आर्टिकल 11 में इस बात का प्रावधान है, इस बात के बारे में बताया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की, मतलब कानून बनाने की क्या है, संपूर्ण शक्ति है, पावर है। और जो आपका 1955 है, ठीक है, इसमें क्या है, ये नागरिकता अधिनियम है, इसमें क्या है, नागरिकता के अर्जन यानी कि नागरिकता लेना, ठीक है, मतलब सिटीजनशिप क्या कहते हैं, गेन करना, और उसको मतलब उसको समाप्त करना, खारिज करना, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। किसमें, ये आपका आर्टिकल है, सॉरी ये आपका क्या है, नागरिक अधिनियम है 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नागरिकता अधिनियम का मतलब कब लागू हुआ, तो क्या होता है 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई को हुआ 88 को, ठीक है, कहाँ पर हुआ, ईटानगर में हुआ। उसके जन्म के समय जो उसकी माता थी वो भारत की नागरिक थी, परंतु जो पिता थे वो भारत के नागरिक नहीं थे। उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। हाँ, ये राइट होगा क्योंकि उसका जन्म तो कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को कहाँ हुआ, रंगून में हुआ, और उसके जन्म के समय उसकी माता भारत के जन्मजात नागरिक थी। ठीक है, उसके पिता जो थे वो भारत के जन्मजात नागरिक थे। उसे आवर्जन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, राइट पॉइंट होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों ठीक है, ट्रू हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2003 में भारत की नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंत स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हमें रोंग सिलेक्ट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया इन 2003। ठीक है, कौन सा इसमें से रोंग होगा वो आपको देखना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा राइट होगा। यह OCI को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वोटिंग का कोई राइट नहीं देता है। यह OCI को भारत में बिना वीज़ा की यात्रा करने की मंजूरी देता है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट होगा, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO
को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा राइट होगा। तो इस तरह से क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा राइट नहीं होगा, दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर हुआ कि मतलब कौन से दोनों पॉइंट है जो वो रॉन्ग है, वो है एक सेकंड और एक फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब 2 और जो 4 है वो सही नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत में नागरिकता संशोधन जो है अधिनियम 2003, ठीक है, जो इसमें बताया गया है 2003 के अंतर्गत क्या है, भारतीय मूल के व्यक्तियों, मतलब जो भारतीय हैं मूल से, मौलिक रूप से, उनके व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही यह प्रवासी भारतीयों नागरिकों को, ठीक है, मतलब जो बाहर गए हुए हैं उनको भारत में आम चुनाव में मतदान करने का भी प्रावधान नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, कौन सा, वोटिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, वोटिंग का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? इन द preamble of the Constitution of India, the word socialist was added by which one of the following amendment act? तो कौन सा एक्ट था वो, देखते हैं। ये है हमारा 43rd, ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम या फिर 44वां संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन था हमारा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में जो समाजवादी शब्द है उसको कब जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ा गया था ऑप्शन बी, जो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो संशोधन था ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, और इस संशोधन में क्या था, उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, और एक चीज़ और कि 42वें संशोधन के द्वारा ही क्या है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इस वर्ड को पंथ निरपेक्ष और क्या है, अखंडता, ठीक है, अखंडता, इन दो शब्दों को भी क्या है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब उसमें क्या है। ठीक है, देखिए संविधान का जो भाग है मतलब वो क्या चीज़ है उसके बारे में बताया गया है कि संविधान का वह भाग है ये उद्देशिका, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, संविधान का तो भाग है ही। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा कि हाँ ठीक है, ये उद्देशिका के बारे में क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, केशव नंद भारती मामला यानी कि 1973 की बात है, उसमें क्या था, उस मामले में पहली बार क्या था, 13 जजों ने, ठीक है, 13 जो जजेस थे उन्होंने क्या है, एक पीठ ने, 13 जजेस की एक पीठ थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक दायर याचिका पर सुनवाई की, और 1973 में केशव नंद भारती, ठीक है, ये वर्सेस केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह उद्देशिका है, ठीक है, उसको अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये इसको क्या करता है, प्रूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे, फ्रॉम वेयर इज़ द आइडिया ऑफ प्रियम्बल टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस देखते हैं। ये लिया गया आपका फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, इटली के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से क्या है, क्या लिया गया, हमारा प्रियम्बल लिया गया। ठीक है, मतलब क्या लिया गया, उद्देशिका का क्या है, विचार लिया गया, कहाँ से, यूएसए के संविधान से। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उद्देशिका की भाषा है, ठीक है, ये विचार तो कहाँ से, आइडिया तो कहाँ से लिया गया,
यूएसए के संविधान से, लेकिन जो इसकी भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनआरआईज जो द्वारा भारत में निर्वाचन, ये फ्रेंड्स यहाँ पर निर्वाचनों है। ठीक है, निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? ठीक है, एनआरआईज की बात हो रही है, तो ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय एनआरआईज टू बी एलिजिबल वोटर्स इन इलेक्शंस इन इंडिया? ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, जो एनआरआईज पात्र है, मतलब कैंडिडेट है, उसको क्या है? निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। ठीक है, एनआरआईज चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या ना करी हो, वो मतदान के पात्र होते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, और किससे रिलेटेड सही नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी जो शब्द है, इससे रिलेटेड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस देखते हैं, देखिए ऑप्शंस है, फर्स्ट है, अनुच्छेद 39 के आर्टिकल 39B के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय समर्थन बनाएगा। ठीक है, तो ये राइट होगा। आर्टिकल 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद यानी उस आर्टिकल के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा, तो ये भी राइट होगा। आर्टिकल 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा, तो ऐसा ये नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बार पॉइंट ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हों, ठीक है, उनको विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगा। ठीक है, यानी कि उसको पावर देगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। तो देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में ये नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। संविधान में यूनियन और स्टेटस शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। SK धर आयोग, ठीक है, इस आयोग ने क्या किया? राज्यों के पुनर्गठित हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को मतलब इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि सभी सही हैं। ठीक है, ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, एकल संघीय बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और एक हरी नागरिकता। एकल नहीं है फ्रेंड्स, ये संघीय है। ठीक है, मैंने गलत बताया, सॉरी। ये क्या है? फेडरल यानी कि संघीय। तो क्या बोला इसने कि भाई जो संघीय सरकार संघीय कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, तो हमारा संघीय संघ से पता चल रहा है। ठीक है, एक राष्ट्र अलग चीज़ होती है और संघ राष्ट्र अलग चीज़ होती है। तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ये इसका लक्षण नहीं है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में।
देखिए फ्रेंड्स, जो एकहरी नागरिकता होती है वह भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ये हमने यहाँ पर भी देखा। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, तो साथ ही संविधान में क्या है, एकहरी नागरिकता का भी वर्णन है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर हमें संघीय की विशेषता पूछी गई है। ठीक है, तो वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, मतलब बहुत इजी भी है। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो क्या मूल अधिकारों को बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो, उसको इसकी आत्मा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को क्या है, इसकी आत्मा बोलते हैं या फिर उद्देशिका को? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, उद्देशिका को ही क्या है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, मतलब किस तरीके से नहीं प्राप्त की जा सकती? इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय सम्मेलन द्वारा, ठीक है, देशीयकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, या फिर जन्म द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी हासिल की जा सकती है नागरिकता, ऐसे भी और ऐसे भी, बट भारतीय बैंक में क्या है, अगर धन जमा करके नागरिकता हासिल होगी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपने ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि ए। ठीक है, ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। जानते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में क्या है, जो चेंजेस है, मतलब परिवर्तन है, उसको करने की जो पावर है वो संसद में नहीं है। ठीक है, यह संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति से परिधर से बाहर है, मतलब परे है उससे, तो इसलिए हमारा यही थर्ड जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? प्रेम्बल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उद्देशिका के बारे में पॉइंट है, उद्देशिका उस स्रोत को, उस सोर्स को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, उद्देशिका स्वयं न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ओनली 3। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, उद्देशिका न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका ये अर्थ है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसको? उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका संविधान का सार बताती है और क्या करती है, तथा संविधान के क्या करती है, आदर्शों को, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। ठीक है, ये उद्देशिका में वर्णित है। और जो उद्देशिका है, ठीक है, वो यह घोषणा भी करती है कि जो संविधान है अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा कि संविधान उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो उद्देशिका है वो सिर्फ सार बताती है और इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ठीक है, संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन अ फेडरल पॉलिटी? तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ऐसा होता है किसमें? संघीय राज्य व्यवस्था में। संघ और राज्यों के बीच संबंध समन्वय के लिए तंत्र, ऐसा भी होता है। ठीक है, राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है।
और समन्वय के लिए तंत्र, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स हमारे क्या है, चारों के चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, राइट होंगे। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा, 1, 2, 3 और 4th। ठीक है फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, SR बोम्बई बनाम, ठीक है, वर्सेस भारत संघ के बाद में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन upheld by the Supreme Court as basic structure in SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे उदारतावाद, धार्मिक स्वतंत्रता, मानव की गरिमा या फिर पंथ निरपेक्षता। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी, पंथ निरपेक्षता। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स 1994 में, ठीक है, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्बई वर्सेस भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को ही आधारभूत ढांचा माना था। ठीक है, और इसमें क्या है, न्यायालय ने, कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सभी NCERT बेस्ड हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।